यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसके अंदर कहा गया है कि एन अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ एमबी स्क्वायर बम्बार्ड आ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज जेड ई। अर्थात एक अल्फा पार्टिकल जिसकी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे दी गई है हाफ एमवी स्क्वायर और एक न्यूक्लियस है जिसका जो है चार्ज दिया गया है जेड ई, इसकी तरफ क्या कहता है बम्बार्ड किया जाता है अर्थात तो फेंका जाता है। देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू। अर्थात यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की न्यूक्लियस के पास पहुंचने के अर्थात नियरेस्ट कहाँ तक पहुंच सकता है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी और डी। यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हैं। अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमने हाफ एमवी स्क्वायर लिया है और यहाँ पे +2 चार्ज है जो कि जाता है अल्फा पार्टिकल इधर यहाँ पे हैवी न्यूक्लियस जिसका चार्ज यहाँ पे कितना दिया गया है जेड ई दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा और इस क्वेश्चन से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट होंगे और फार्मूले होंगे जिनकी सहायता से आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी टाइप के आज हम यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जो कि चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम हो या यूपी पीसीएस का हो या आपका कोई भी जीआईसी का एग्जाम हो या किसी भी टाइप का टीचिंग का एग्जाम हो तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग करने पड़ेगा कुछ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट, जैसे कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल क्या होता है। कोई जब अल्फा पार्टिकल जिसका यहाँ पे चार्ज कितना दिया गया +2e को हम जानते हैं अल्फा पार्टिकल है तो उसका चार्ज क्या होता है +2e होता है जो कि अप्रोचेस आ हैवी न्यूक्लियस जिसका चार्ज यहाँ पे कितना दिया गया जेड ई दिया गया है। इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। हम जानते हैं यहाँ पर भी देखो प्लस का चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस का चार्ज अर्थात प्लस का चार्ज जा रहा है प्लस की तरफ। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगा क्योंकि प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, इसलिए यहाँ पे एक रिपल्सन फोर्स कार्य करेगा। एट द पॉइंट ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जब ये पास में पहुंचेगा था जो सबसे पास पहुंचने की टेंडेंसी होगी तो द ऑल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अर्थात जिस काइनेटिक एनर्जी के साथ में अल्फा पार्टिकल जा रहा था उसकी धीरे धीरे क्या होगी काइनेटिक एनर्जी घटती जाएगी क्योंकि यहाँ पे क्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटती जाएगी तो यहाँ पे धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और एक ऐसा समय आ जाएगा कि जब अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ही जीरो अर्थात बिल्कुल जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। तो उस समय जो डिस्टेंस होगी अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या करता है द एट द क्लोजेस्ट अप्रोच। तो माना वहाँ पे डिस्टेंस क्या है r0 दी गई है। तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की बात किया जाए तो कितनी दी गई हाफ एमवी स्क्वायर जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब यहाँ पे बात करते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है Q1 1/4πε0 Q1 Q2/r होता है। देखो Q1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा चार्ज आ रहा था उसके लिए हो जाएगा। Q2 क्या हो जाएगा जो कि यहाँ पे न्यूक्लियस का चार्ज था और डिस्टेंस क्या है r0 के क्या यहाँ पे 1/4πε0 है जो कि कुलाम कांस्टेंट कहलाता है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। अप्लाई द कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है एट क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी क्योंकि हमने अभी बताया था कि धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो धीरे धीरे घटती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगी तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो वहाँ पे जब ये कंडीशन आएगी तो वो जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसकी जितनी भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर वो किसके बराबर हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व फॉर द डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच। तो रीअरेंजिंग फॉर r0, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको रीअरेंज करेंगे, r0 को इधर लाएंगे, सारी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे फाइनली रिजल्ट आप देखेंगे क्या प्राप्त होता है 4k जेड ई स्क्वायर बटे एम वी स्क्वायर प्राप्त हो जाता है।
अब इस फार्मूले को हम एनालाइज करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनलिटी में मिलता है। देखो फ्रॉम द फार्मूला आर नॉट इज इक्वल टू क्या 4k जेडी स्क्वायर बटे एम ई स्क्वायर, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है जेडी स्क्वायर बटे एम वी स्क्वायर। वी कैन सी दैट आर नॉट यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू किसके नाउ है जेड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। आर नॉट क्या 1 बटे एम अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास के है। आर नॉट 1 बटे एम वी स्क्वायर अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है। इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा 1 बटे डी स्क्वायर अर्थात 1 बटे वी स्क्वायर अर्थात डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग फंडामेंटल्स क्या होते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स की अगर बात किया जाए तो ये कॉन्सिस्ट करता है अर्थात इसके अंदर 2 जो होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे चार्ज की बात किया जाए तो प्लस का 2 ही होता है और मास की बात किया तो ये 4u के बराबर होता है। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड न्यूक्लियस व्हेन ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। अब इसी में अगर हम की फार्मूले की बात करें तो जो कि अभी मैंने फाइंड आउट भी किया था, तो ये वाला फार्मूला आपको याद भी रखना, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वेयर की बात करें तो यहाँ पे जेडी बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चार्ज क्या है, चार्ज नंबर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, Z2 एटॉमिक नंबर ऑफ द टारगेट, हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी दी गई जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे टारगेट किया था बम्बार्टमेंट किया जाता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात किया जाए तो न्यूक्लियर साइज एस्टिमेशन अर्थात इस मेथड की सहायता से क्या दिस मेथड प्रोवाइड्स एन अपर लिमिट ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस एनर्जी डिपेंडेंसी हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैन गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियर, अर्थात जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इसकी होगी वो उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस के पास में पहुंच जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो न्यूक्लियर साइज एस्टिमेट दिस मेथड प्रोवाइड्स अपर लिमिट ऑफ द न्यूक्लियस एनर्जी डिपेंडेंसी हाई एनर्जी पार्टिकल्स कैन गेट क्लोजर टू द न्यूक्लियस। चार्ज डिपेंडेंस हैवियर न्यूक्लियर अर्थात लार्जर चार्ज रिपेल अल्फा पार्टिकल्स मोर स्ट्रांगली। एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर किया था जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर एंड साइज की हम कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ पे बात करें पार्टिकल एक्सीलरेटर में भी इसका यूज किया था, डिजाइनिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट फॉर द न्यूक्लियर बम्बार्टमेंट। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात किया तो लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। डेविएशन फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो एट अ वेरी हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल कैन गेट क्लोज एनफ फॉर द nuclear force to become significant cause deviation from the Coulomb's scattering. This will provide evidence for the strong nuclear force. Typical values क्या होते हैं for 5 to 6 million electron volt alpha particle on gold foil, तो वहाँ पे न्यूक्लियस रेडियस क्या निकल के आती है 10 की पावर माइनस का 14 था नियरेस्ट अप्रोच, ये डिस्टेंस आ जाती है। तो दिस गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस एज बीइंग ऑन द ऑर्डर ऑफ द फेमटोमीटर 10 की पावर माइनस 15। द रिलेशनशिप आर नॉट प्रोपोर्शनल टू 1 बटे वी स्क्वायर shows that faster alpha particle can penetrate closer to the nucleus which was crucial for the early nuclear फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था 1, इसके अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी कवर किया है। अब यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं जिस क्वेश्चन में कहा गया इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, अर्थात 2 वेक्टर यहाँ पे दिए गए हैं, एक वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल यहाँ पे कितना दिया गया थीटा दिया गया है। द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बी क्रॉस ए डॉट ए क्या होगा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन का हमने डायग्राम भी यहाँ पर ड्रा किया है जो कि यहाँ पे ए क्रॉस बी दिया गया है। हम जानते हैं ए क्रॉस बी ऐसे होगा और बी क्रॉस ऐसे होगा। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी अर्थात बी क्रॉस ए किया गया है अर्थात यहाँ से इधर को किया गया, बी से क्रॉस ये किया गया, उसमें फिर ए के साथ में इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया गया है। तो देखते सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन बात करें तो एनालाइज द वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट वी आर आस्क्ड टू कंप्यूट बी क्रॉस ए डॉट ए। रिकॉल दैट बी क्रॉस इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ बी डॉट ए, तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। हम जानते हैं अगर कोई भी वेक्टर होते हैं अगर परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देने वाली है,
यहाँ पे बी क्रॉस ए आप जब भी निकालेंगे, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, जब भी बी क्रॉस ए निकालेंगे इस प्रकार से ऐसे, तो यहाँ पे इसके एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जो कि यहाँ पे क्या होगा, दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यहाँ से मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पे बी क्रॉस ए आप निकाल रहे हैं, बी क्रॉस ए मान लो इस प्लेन में है, क्या है, बी क्रॉस ए, अर्थात ए भी यहाँ पे होगा और ये भी बी यहाँ पे होगा। हम जानते हैं कि ए यहाँ पे है और तो बी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे ये बी जब ये दिया गया है और हम जानते हैं कि जब ए ये है और बी ये है, तो ये दोनों क्या है, एक प्लेन के अंदर, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट आप जब भी कभी निकालेंगे हमेशा क्या इसके परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर आएगा या बाहर। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा, अगर ए क्रॉस करेंगे इस प्रकार से अर्थात तो बाहर की तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, अर्थात यहाँ पे ए के साथ में वो एंगल कितना बनाएगा, ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और जब हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उस केस में क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हो रहा। तो यहाँ पे ये जो आएगा, ये वेक्टर मान लो कुछ भी आता है, जैसे कि मान लो सी वेक्टर निकल के आता है और सी वेक्टर ए करेंगे तो यहाँ पे सी क्या है, परपेंडिकुलर है ए के, इसलिए यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है। और डॉट प्रोडक्ट जब अगर 90 डिग्री के साथ में होते हैं तो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा आएगा, और कॉस यहाँ पे थीटा था 90 डिग्री आ जाएगा, इसलिए जीरो, अर्थात इसलिए ये पूरा वेक्टर का जो आपका रिजल्ट होने वाला है ये आपका जीरो के इक्वल होने वाला है। तो यही चीज यहाँ पे कहा गया, डिटेल से समझ सकते हैं। बी क्रॉस ए इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर जीरो इफ दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, बाय डेफिनेशन बी क्रॉस ए इज अ परपेंडिकुलर टू ए, देयरफॉर बी क्रॉस ए डॉट ए बराबर जीरो। इसलिए यहाँ पे आंसर आप देखेंगे जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा गया है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होते हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए, जैसे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी बी क्रॉस ए गिव्स द वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपाइप फॉर्म्ड बाय द थ्री वेक्टर्स एंड इज जीरो इफ एनी टू आर पैरेलल आर सेम वेक्टर। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमेशा क्या है, एक पैरेललोपाइप का जो होता है अर्थात तो घन के लिए क्या करता है, ये जो होता है यहाँ पे उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर इसमें से कोई भी डायमेंशन सेम पैरेलल हो जाएंगी, अर्थात बी क्रॉस सी क्या है, एक ही प्लेन में अगर आ जाएंगी, तो हमेशा यहाँ पे क्या इसका आयतन क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की बात किया जाए, ए क्रॉस बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए क्रॉस बी, अर्थात हम जानते हैं जब भी क्रॉस निकाला जाता है तो उसके परपेंडिकुलर जो यहाँ पे आएगा वेक्टर वो हमेशा इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। डॉट प्रोडक्ट भी बात किया तो सी डॉट ए, अर्थात तो अगर दो प्लेन है अर्थात दो वेक्टर अगर उनके बीच में 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो के बराबर होता है। ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन क्या होता है, फॉर एनी वेक्टर ए क्रॉस बी डॉट ए बराबर जीरो, तो बी क्रॉस ए डॉट ए आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन की बात की जाए तो दिस ऑर्थोगोनैलिटी इज यूज्ड इन द फिजिक्स फॉर द टार्क मोमेंट आर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड वेक्टर कैलकुलेशन में यूज होता है। अब आज का यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया था 23, इस पे बात करते हैं। तो आ पार्टिकल ऑफ द मास m इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थात एक पार्टिकल है जिसका मास m है जो कि पृथ्वी की सरफेस से क्या किया जाता है, ऊपर की तरफ फेंका जाता है, और जिसकी उस समय फेंकते समय वेलोसिटी क्या u दी गई है। फिर यहाँ पे क्या गया, द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ आर रेस्पेक्टिवली कैपिटल M एंड कैपिटल R दिया गया है, और G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ यू सो दैट पार्टिकल डज नॉट रिटर्न बैक टू द अर्थ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, और जब फेंका जाता है उस समय इसकी स्पीड क्या u दी गई है, और यहाँ पे पृथ्वी का मास कैपिटल M है, रेडियस r है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है कैपिटल G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कितना दिया है, स्मॉल g दिया गया है। तो कहा गया पार्टिकल को कितनी स्पीड से फेंका जाए कि जिससे क्या है ये वापस ना आए, पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के चला जाए, अर्थात यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी की बात की जाती है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या है, एस्केप वेलोसिटी हमें मालूम होना चाहिए। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल टू लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए पार्टिकल्स प्लैनेट एंड नेवर रिटर्न, इस प्रकार से इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, अर्थात वह मिनिमम वेलोसिटी जिसकी सहायता से कोई पार्टिकल किसी ग्रह से फेंका जाए तो वापस वहां पे नहीं आता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है।
एनर्जी कंजर्वेशन की लगाएं बात तो एट द लॉन्च काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² होगी, क्योंकि जब प्लानट से अर्थात तो पृथ्वी की सरफेस से जब हम पार्टिकल को फेंकते हैं तो उससे में हाफ mv² इसकी क्या काइनेटिक है। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव के साथ में लिखेंगे माइनस का जी एम कैपिटल स्मॉल एम बटे आर यहाँ पे आ जाएगा। टेकन नेगेटिव बिकॉज ग्रेविटी इज अट्रैक्टिव एट इन्फिनिटी व्हेन द पार्टिकल एस्केप। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी उस समय जीरो हो जाएगी जब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो। अर्थात काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर टोटल सम कर दिया जाए तो जीरो। अर्थात तो सेट द टोटल एनर्जी एट द स्टार्ट एंड टोटल एनर्जी एट द इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो था, तो इनिशियल में इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल टू जीरो। अर्थात यहाँ से फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा u बराबर √2gme/r। करेक्ट ऑप्शन की बात किया तो यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन ए वाला देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात किया जाए तो एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, फॉर अर्थ इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल ओनली ऑन द प्लैनेट्स मास एम एंड रेडियस। और यहाँ पे ध्यान रखना कि चाहे आप छोटा पेन फेंके या बड़ा बाल फेंके सभी के लिए एस्केप वेलोसिटी सेम है, क्योंकि ये इसके मास पे डिपेंड नहीं करती, ये डिपेंड करती है आपके अर्थ के मास पे और अर्थ की रेडियस कैसी दी गई है। जनरल एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला की बात करें तो ये होता है 2gr होता है, वेयर g बराबर क्या होता है, gme होता है, तो यहाँ से पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार से। यहीं पे अगर बात करें इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की, इफ अ थ्रोन ऑब्जेक्ट अटेन्स एक्सीड एस्केप वेलोसिटी इट ओवरकम्स अर्थ ग्रेविटी। एप्लीकेशन की बात करें तो रॉकेट लॉन्च जब किए जाते हैं, प्लानिटरी एटमॉस्फेयर है, ब्लैक होल से एस्केप वेलोसिटी स्पीड इस प्रकार से। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की एनर्जी की बात करें तो ऑलवेज टेकन है जीरो एट इन्फिनिटी और नेगेटिव नियर अ प्लैनेट। दिस इज द फाउंडेशनल रिजल्ट इन ग्रेविटेशन प्लैनेट साइंस एंड एस्केप वेलोसिटी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करते हैं आज का जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसके अंदर कहा गया, क्या कहा गया, आ व्हीकल एक कोई साधन है, आ व्हीकल विद अ हॉर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी एन, जो कि हॉर्न बजाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी एन है, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर एंड द व्हीकल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि एक व्हीकल है जो कि हॉर्न जो बजाता है उसकी फ्रीक्वेंसी एन है और ये जो मूव करता है 30 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वर, जो कि ध्यान देता है, एंड द व्हीकल्स। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑब्जर्वर का pursues the sound to the high of frequency n+n1, then यहाँ पे आपको बताना होगा क्या होगा। तो यहाँ पे if the sound velocity in air हम जानते हैं कि 30 मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेनेशन की बात कर लें, देखो यहाँ पे ये हमारा ऑब्जर्वर खड़ा है इस प्रकार से, और यहाँ से क्या होता है, इस कार से क्या किया जाता है, साउंड को इमिट किया जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट फॉर अ मूविंग सोर्स द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी व्हेन अ सोर्स मूव विद वेलोसिटी vs at an angle थीटा टू द लाइन ऑफ साइट इज, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे फार्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, एन ऑब्जर्वर बराबर एन वी बटे वी माइनस वी एस कॉस थीटा होता है। एन क्या सोर्स फ्रीक्वेंसी, वी क्या स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वी एस का स्पीड ऑफ सोर्स है, थीटा एंगल बिटवीन सोर्स वेलोसिटी एंड द लाइन ज्वाइनिंग सोर्स टू ऑब्जर्वर, इनके बीच में क्या होगा। तो गिवन कंडीशन सोर्स स्पीड 30 है, साउंड ये है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है और एंगल यहाँ पे थीटा दिया गया है। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यहाँ से आप देखेंगे n1 इज इक्वल टू 0 आता है, अतः ये इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब डॉपलर शिफ्ट डिपेंड ओनली ऑन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द लाइन ऑफ द साइट था vs cos थीटा। When the source moves perpendicular to the radial component is so no frequency shift occurs होती है। जनरल डॉपलर फार्मूले की बात किया जाए तो ये होता है एफ डैश बराबर एफ वी बटे वी माइनस वी एस कॉस थीटा होता है। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूले की सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आज का हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का, जिसमें कहा गया है, क्या कहा गया, A coil of the resistance 400 ohm
इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो कि इन वेबर लिंक्ड विद द कॉइल वेरीज विद टाइम कैसा दिया गया है एज फाई टी बराबर 50t² प्लस का 4 दिया गया है। तो द करंट इन द कॉइल एट टी बराबर 2 सेकेंड क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया कोई कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस क्या 400 ओम दिया गया है और किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में रखा गया जिसका मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे वेरी करता है 5 बराबर 50t² प्लस 4 है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या होगा क्या होगा विद द कॉइल वेरीज टाइम टी। तो इसके साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरी करता है तो सेकंड टी पे क्या होगा था करंट उस समय इसमें से क्या पास हो रही होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ फ्रॉम द फैराडेस लॉ क्या होता है। फैराडेस लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल क्या होता है ई माइनस का d∅dt होता है। हियर माइनस साइन इज लेंज लॉ इंडिकेटिंग द इंड्यूस ईएमएफ अपोज द चेंज इन फ्लक्स गिवन बाय 5 बराबर 50t² प्लस का 4 दिया गया है। यहीं पे यहाँ पे वापस आ जाते हैं, यहाँ पे रख देंगे तो सॉल्व कर देंगे ई इज इक्वल टू आपका 100t आ जाएगा क्योंकि 5 की जगह पे आप रखेंगे तो ये आ जाएगा एट टी बराबर -2 यहाँ पे ई बराबर माइनस का 2 अर्थात तो 200 वोल्ट आ जाएगा। अर्थात द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द इंड्यूस करंट प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अपोजिंग द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईएमएफ इज 20 वोल्ट हो जाएगा अर्थात 200 वोल्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं करंट फ्रॉम द ओम्स लॉ से हम बात करेंगे। तो करंट ओम्स लॉ के लिए क्या होता है ईएमएफ मॉड ऑफ ईएमएफ बटे आर होता है। ईएमएफ यहाँ पे 200 हो जाएगा तो यहाँ पे आर दिया गया था इसको पुट कर देंगे तो यहाँ पे 0.5 एम्पियर की करंट जो है उस कॉइल के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो फैराडे लॉ क्या कहता है ई बराबर d∅dt होता है वेयर फाई क्या होता है फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। लेंज लॉ क्या कहता है द साइन ऑफ फैराडेस लॉ शोज दैट द इंड्यूस ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन द वेबर एंड इक्वल टू b.a cos थीटा फॉर अ यूनिफॉर्म फील्ड एरिया ए एंड एंगल अल्फा। ओम्स लॉ क्या कहता है I इज इक्वल टू ई बटे आर रिलेट्स टू द ईएमएफ करंट एंड रेजिस्टेंस। यूनिट्स कंसिस्टेंसी फ्लक्स इन वेबर टाइम्स इन सेकेंड ईएमएफ इन वोल्ट। तो इस प्रकार से आपने देखा आज की वीडियो में हमने टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन पे बात किया जो कि आपके टीचिंग एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। इसी टाइप के और भी हम क्वेश्चन पे बात करेंगे अगले वीडियो में। और यदि आप चाहते हैं इस पूरे वीडियो की पीडीएफ को पढ़ना इसके लिए लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को बहुत ही आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।